नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मानवाधिकार संरक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम में प्रत्येक पाली में यहाँ से एक प्रश्न तो देखने को मिलता ही है। यूपीएसआई एग्जाम 2025 बहुत ही कम समय में बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। घोषणा का नाम क्या है? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको शॉर्ट में यूडीएचआर कहते हैं। स्वीकृति की तिथि जो है वो 10 दिसंबर 1948 है। स्वीकृति देने वाली संस्था का नाम संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। स्वीकृति का स्थान है पेरिस और फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस में स्थित है वहां पर। कुल अनुच्छेद इसमें 30 है। उद्देश्य क्या था इसका? सभी मनुष्यों के लिए मूलभूत मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को परिभाषित करना। महत्व क्या है इसका? यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की नींव है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में। तो ये आपका ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी, संक्षिप्त परिचय था मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का। अब इसका विकास इतिहास में कैसे हुआ, विश्व और भारत में, दोनों परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। विश्व में मैग्ना कार्टा 1215 में पहला लिखित दस्तावेज जिसमें राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। अब ये कहां पर हुआ? ये इंग्लैंड के राजा और उनके सामंतों के बीच में लिखित समझौता था। ठीक है। अगला है फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई, जिसमें 30 अनुच्छेद हैं। इसी कारण 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर भारत में इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत में मानवाधिकारों के सिद्धांत मिलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद मौलिक जो मानवाधिकार हैं उनसे मैच खाते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रमुख अनुच्छेदों की अगर बात करें, ये संक्षिप्त में होंगे। घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 1 कहता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए अधिकार और स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 कहता है कि गुलामी की और दासता से मुक्ति। अनुच्छेद 5 कहता है कि यातना से मुक्ति। अनुच्छेद 6 कहता है कि कानूनों के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। कई जगह पर क्या होता है, व्यक्ति के रूप में मान्यता नहीं मिलती कानून को कुछ लोगों को, जैसे कई इस्लामिक कंट्री है ना, वहां पे स्त्रियों को नहीं माना जाता है एक व्यक्ति के रूप में, 2 स्त्रियों के बराबर एक व्यक्ति माना जाता है। तो ये सब मानवाधिकार के खिलाफ है, उनको बराबर मान्यता मिलनी चाहिए। कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 9 कहता है कि मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत या निर्वासन से मुक्ति मिलती है। अनुच्छेद 12 कहता है कि निजता यानी कि प्राइवेसी, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाने हस्तक्षेप से मुक्ति। अनुच्छेद 13 कहता है कि देश के भीतर और बाहर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 कहता है कि उत्पीड़न से अन्य देशों में शरण लेने और उसका आनंद लेने का अधिकार। अनुच्छेद 16 कहता है कि विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 18 कहता है कि विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 कहता है कि राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 बताता है कि शांतिपूर्ण सभा और संगठन की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 21 याद रखिएगा और इसका अनुच्छेद 21 अलग है दोनों। अपने देश की सरकार में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 23 कहता है कि काम का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन। तो ये आपके संविधान के डीपीएसपी में वर्णित है। अनुच्छेद 23 आपके संविधान के डीपीएसपी में वर्णित है। अनुच्छेद 25 कहता है कि पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास, चिकित्सा देखभाल शामिल है। ये सब कुछ लगभग आपके अनुच्छेद 21 में आता है, जीवन जीने का अधिकार जो है। अनुच्छेद 26 कहता है कि शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 29 कहता है कि समुदाय के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य क्या है ना। तो ये सारे आपके आते हैं
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे घोषणा और महत्व के प्रभाव क्या है। यूडीएचआर को अक्सर मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल कहा जाता है। ये कई देशों के संविधानों और कानूनों को प्रभावित करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसने मानवाधिकारों पर कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के लिए आधार तैयार किया है, जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र ICCPR, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र ICESCR। भारत में यूडीएचआर के कई सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। अब मानवाधिकार का अर्थ क्या है, आप ये समझ लीजिए। वैसे तो आप समझ चुके होंगे अब तक क्या है, लेकिन थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, भाषा या किसी अन्य स्थिति के आधार पर छीने नहीं जा सकते। ये अधिकार सार्वभौमिक और अविभाज्य होते हैं। महत्व क्या है इन अधिकारों का? मानवाधिकार व्यक्ति के सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। यह सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। वे राज्यों को नागरिक के साथ उचित व्यवहार करने के लिए जवाबदेह बनाते हैं। तो इन घोषणा जो मानवाधिकारों की घोषणा 1948 में हुई थी 10 दिसंबर को, उससे पहले हमारी संविधान सभा ने काफी मानवाधिकारों को अपने मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के तहत शामिल कर लिया था। अब हम बात करेंगे भारत में मानवाधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वर्णित है। ये न्याय संगत है, यानी इनके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। प्रमुख अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यही तो वो कहता है मानवाधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 बताता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार अनुच्छेद है ये। ठीक है, तो ये आपका जो संविधान के अनुच्छेद 21 में है, ये आपका सबसे मानवाधिकार महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बेगार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में क्या वर्णित है? संविधान का भाग 4 है ये, और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ये गैर न्याय संगत है, लेकिन शासन के लिए मूलभूत है। इनके लिए आप जो डीपीएसपी है हमारे संविधान में, उनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। सरकार के पास जब सुविधाएं पर्याप्त होंगी तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब हम बात करेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य देश में मानवाधिकारों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों का गठन करना, मानवाधिकार न्यायालयों, ह्यूमन राइट्स कोर्ट की स्थापना करना। प्रमुख परिभाषाएं क्या है? मानवाधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार। संशोधन क्या क्या हुए हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में? इसकी लागू तिथि आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। 28 सितंबर 1993। संशोधन इसमें 2 बार हुआ है, 2006 में और 2019 में। 2019 के संशोधन में जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की गठन व संरचना। यह एक सांविधिक और बहुसदस्यीय निकाय है। गठन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। संरचना क्या है? अध्यक्ष कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। ठीक है, या तो मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं या न्यायाधीश हो सकते हैं। सदस्यों की अगर बात करें तो एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो, एक सदस्य जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, 3 सदस्य ऐसे जिनमें से एक महिला होनी चाहिए जिन्हें मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान या अनुभव रहा हो। कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आदि। नियुक्ति की अगर बात करें तो एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कार्यकाल क्या होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। कार्य व एवं अधिकार, मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जांच करना, जेलों और निरोध गृहों का दौरा करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सरकार को सिफारिशें देना और न्यायालयों में लंबित मानवाधिकारों मामलों में हस्तक्षेप करना। अब हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग की। संरचना क्या होती है? एक अध्यक्ष होता है जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो। कुछ सदस्य होते हैं जिनमें एक महिला होनी चाहिए। कार्य क्या है? राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, शिकायतों की जांच के बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपना। इसकी शक्तियां एनएचआरसी के समान है, लेकिन इसका क्षेत्राधिकार राज्य तक सीमित है। मानवाधिकार के उल्लंघन के उदाहरण क्या होते हैं? तो पुलिस हिरासत में अगर कोई मौत होती है तो वो मानवाधिकार का उल्लंघन का एक प्रमुख उदाहरण है। आदिवासी क्षेत्रों में अगर शोषण करता है कोई सरकारी नीतियों या निजी कंपनियों द्वारा, तो भी वो मानवाधिकार का उल्लंघन है। डिजिटल मानवाधिकारों का उल्लंघन, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आप बगैर किसी की इजाजत किसी की फोटो पोस्ट कर रहे हैं, उस पर कोई निजी किसी का चलचित्र डाल रहे हैं, एक मौलिक मानवाधिकार है। हाल के दिनों में डेटा सुरक्षा से जुड़े मामले इसके उदाहरण हैं। कई कंपनियां आपका निजी डेटा बेच देती हैं, तो ये भी आपके मानवाधिकार का उल्लंघन है। बाल श्रम के मामले, कारखानों या घरों में बच्चों से काम करवाना, ये नियमित होता आया है और अभी भी काफी मात्रा में हो रहा है। कारखानों में भी होता है छुपा छुप के। मानवाधिकार संरक्षण में चुनौतियां क्या है? भ्रष्टाचार, प्रशासनिक और न्यायिक भ्रष्टाचार से जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है। जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, वे शोषण का शिकार होते हैं। न्याय में विलंब, न्यायालयों में मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना। शक्ति की कमी, एनएचआरसी और एसएचआरसी की सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। उपाय और सुझाव क्या है, यह आप सभी को पता है। कुछ और शक्तियां एनएचआरसी और एसएचआरसी के पास होनी चाहिए। त्वरित न्याय, विशेष मानवाधिकार न्यायालयों की संख्या बढ़ाना और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना। पुलिस और प्रशासन को मानवाधिकार के प्रति संवेदनशील बनाना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के लिए, वो मैंने यहाँ पर संकलित की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ और अपने पास भी इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि आप दोबारा बार बार देख सकें अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि रिवीजन करना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, लगभग 15 लाख फॉर्म पड़ेंगे, 12 से 15 लाख, है ना। तो इतनी बड़ा कंपटीशन है, तो यहाँ पर आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी, अन्यथा आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे, ये मानकर चलिए। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।